हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। क्लास रहेगी 6 और विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पेपर है क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर किए गए हैं। कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारे ही सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक कर आप सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर उन तक पहुँच सकते हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। समझ जो है अच्छे से इनको क्वेश्चंस को सारे को लर्न कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय रहेगा 2.5 घंटे, अधिकतम अंक रहेंगे 60। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ से आप इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी आप पढ़ सकते हो। सेम ऐसा ही पैटर्न, सेम इसी तरह से आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपको मैप भी मिलेगा यहाँ पे। सबसे खंड क, सबसे पहला जो है खंड क रहेगा जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न 1 से प्रश्न 15 तक के उचित विकल्पों का चयन आपको करना है। तो ग्राम सचिव द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखिए, ग्राम सचिव द्वारा नियुक्त नहीं किया जा, ग्राम सचिव किसके द्वारा आ जाएगा, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ग्राम सचिव को सरकार जो है वो चुनती है। ठीक है, ग्राम सचिव सरकार के द्वारा चयनित व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की जाती है? तो निगम आयुक्त, प्रशासनिक कर्मचारी, ग्राम सचिव, निगम पार्षद की नियुक्ति ये सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। जबकि हमने पढ़ा भी ग्राम सचिव, प्रशासनिक अधिकारी जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं जो काम करवाते हैं, निगम आयुक्त, ये सभी सरकार के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट है, पौराणिक रोमन कथाओं में सोल का संबंध किससे स्थापित किया जाता है? तो सोल का संबंध स्थापित किससे होता है? सूर्य से। ठीक है, किससे किया जाता है? सूर्य से किया जाता है। महाराष्ट्र में स्थित चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बताइए कि यह किस कटिबंध में स्थित है? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो ये उष्ण कटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट है, टोंगा द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो टोंगा द्वीप ये प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला जो है वो क्या कहलाती है? तो हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला हिमाद्री कहलाती है, हिमाद्री। राख के अवशेष का साक्ष्य में प्राप्त हुआ है, तो जो है क्या है वो? कुरनूल। क्या आ जाएगा इसका आंसर? कुरनूल आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन बंदरगाह जो है वो नगर था? तो ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल। कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति से प्राप्त हुई है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। महात्मा बुद्ध का संबंध जो है गण से था। कौन से गण से था? तो वो शाक्य गण थे। किससे था? शाक्य। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाक्य। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दर्शन की योग शाखा किनके द्वारा स्थापित की गई? तो कणद द्वारा, गौतम द्वारा, पतंजलि या जैमिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पतंजलि आंसर हो जाएगा। तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? तो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम जो है वो कलिंग, कलिंग था। नेक्स्ट देखिए, मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए थे? तो उनके अधिकांश अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो रूढ़िबद्ध धारणा से आप क्या समझते हैं? तो रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? जो हम किसी के बारे में अपने विचार बिना कुछ उस तथ्य के बना लेते हैं, उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे हम कहें कि गांव के लोग जो है वो उनको अच्छे से बोलना नहीं आता, उन वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं कर सकते। ये जो है एक शहर के लोगों की धारणा हो सकती है गांव के लोगों के बारे में। तो इसी धारणा को रूढ़िबद्ध धारणा कहेंगे। तो आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, या बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे से मूल्यांकित करना क्या कहलाता है? रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। कि एक ही सोच के साथ सबको डील करना वो रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है।
नेक्स्ट देखिए, सौर परिवार में सूर्य क्यों महत्वपूर्ण है? तो सौर परिवार जो है सूर्य सौर परिवार के कहाँ पे स्थित है? केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है और यह प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो सूर्य है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। इसे टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। आपने ज़रूर से देखा होगा, सुना होगा। और धरातल पर गड्ढे का निर्माण इसके गिरने के कारण ही होता है। तो धरातल पर जो गड्ढे हो जाते हैं वो इन्हीं के गिरने के कारण बनते हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, घरेलूकरण की प्रक्रिया से आपका क्या अभिप्राय है? तो घरेलूकरण किसे कहा जाता है? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करना घरेलूकरण है। ठीक है, जो उगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में अपनाए गए पौधे तथा जानवर प्राय जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैक्स मुलर का षट दर्शन के विकास पर क्या मत है? संक्षेप में आपको बताना है। तो मैक्स मुलर का षट दर्शन क्या था? जर्मन मूल के ब्रिटिश भाषाविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शास्त्राओं का विकास जो है वो कई पीढ़ियों के हैरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में क्या दिखता है? आधारभूत तालमेल इनकी समझ में दिखता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत भाषा व्याकरण के विकास में पाणिनि की भूमिका की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो संस्कृत भाषा का विकास जो है करने में पाणिनि की भूमिका क्या रही, उसने कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, क्या उन्होंने इसके लिए किया, वो सब आपको बताना है। तो व्याकरणविद पाणिनि ने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा व्याकरण की रचना की। ठीक है, उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर जो है सूत्रों की रचना की। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खंड ग लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या आ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 6, 7, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3 नंबर का रहेगा। देखिए, जिला परिषद के प्रमुख कार्यों का वर्णन आपको करना है कि जिला परिषद के क्या क्या कार्य रहेंगे। तो इसमें करेंगे जिला परिषद, जिला पंचायत पंचायती राज की क्या है? एक सर्वोच्च संस्था है। जिला परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? कि जो पंचायती राज की समस्त गतिविधियों का समन्वय करना। जैसे कई गांव की पंचायत है, कई गांव की पंचायत के ऊपर क्या होगी? जिला परिषद होगी, जो सभी गांव की पंचायत काम कर रही है, नहीं कर रही है, उनने जो खर्च किया है उसका ब्यौरा उनको चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ जो है जिला परिषद का काम होता है। यह जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। यह पंचायत समिति की मदद से सभी पंचायतों को आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। यानी जो पंचायत हैं उनको सरकार की तरफ से विकास के लिए पैसा मिलता है, तो वो पैसा दिलवाने का काम जिला परिषद करती है। पैसा ठीक से लगा नहीं लगा, क्या कुछ बनाया गया, वो सारा कार्य कौन देखता है? जिला परिषद देखता है। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है, ग्राम सभा क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन में इनकी क्या भूमिका होती है? तो ग्राम सभा क्या होती है? तो एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा ग्राम सभा कहलाती है। यानी जो भी लोग वोट दे सकते हैं वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम सभा बनाते हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। तो वहाँ पे जो पंचायत बनाई जाती है, ग्राम सभा में से ही लोगों को चुन लिया जाता है। सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, तो वो जो है इन चीज़ों का अरेंज करते हैं। और ग्राम पंचायत के सामने सभी पंचायत जो है वो अपने विचार रखते हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। ठीक है, साथ ही पैसा या दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। अशोक के धम्म की जो है उसके बारे में बताना है। अशोक ने अपने अधिकारियों व जनमानस को धम्म का संदेश दिया, जिसकी वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिकता है। अशोक के धम्म का स्वरूप जो है वो क्या था? मानवतावादी था। अशोक का धम्म नैतिक नियमों के पालन पर जोर देता था। अशोक के धम्म में बड़ों का सम्मान करना, सेवक और दासों के प्रति उदार व्यवहार
और धर्मों के प्रति आदर की भावना सम्मिलित है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म के प्रचार के लिए मौर्य सम्राट अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? तो अशोक ने जो है किन साधनों का प्रयोग किया था यहाँ पे धम्म के प्रचार के लिए? आंसर रहेगा, धम्म के संदेश को कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में उन्होंने क्या भेजे? उन्होंने अपने दूत जो है वो वहां पर भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खंड ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। तो नगर निगम कौन कौन से कार्य करते हैं? 5 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा आंसर लिखेंगे। संपूर्ण शहर को भिन्न भिन्न कार्यों में बांटा गया है। भिन्न भिन्न जो है वार्डों में, वार्ड लिख सकते हो आप। संपूर्ण शहर को अलग अलग किस में बांटा गया है? वार्ड में, वार्ड आएगा। ठीक है, वार्डों में बांटा गया है, वार्डों में। और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के प्रमुख मेयर कहलाते हैं और समस्त पार्षदों और मेयर से मिलकर नगर परिषद बनती है। तो इस बारे में आप अपने पेरेंट्स से भी, अपने फादर से डिस्कस कर सकते हो, मदर से पूछ सकते हो, वो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दे सकती हैं कि शहर में अलग अलग वार्ड होते हैं। मम्मी पापा से पूछिए कि आपका घर कौन से वार्ड में है। ठीक है, तो फिर जो वार्ड हैं वो हर एक वार्ड का अपना एक पार्षद होता है और नगर निगम के फिर जो उन पार्षद जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? एक व्यक्ति को चुनते हैं जो मेयर कहलाता है और समस्त पार्षद और मेयर से मिलकर नगर परिषद बनती है। नगर परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर करता है। जटिल निर्णय पार्षदों के समूह के द्वारा लिए जाते हैं और कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न संदर्भों में पर अपना क्या करते हैं? विचार विमर्श करके निर्णय करते हैं। पार्षदों की समिति ही पेयजल, कचरा उठाना, सड़क पर रोशनी आदि करते हैं। सभी वार्डों के पार्षद नगर परिषद की बैठक में सम्मिलित होते हैं और सबकी सम्मिलित राय से ही बजट बनाया जाता है। बजट के अनुसार विभिन्न कार्यों पर पैसा जो है वो क्या किया जाता है? पैसा खर्च किया जाता है। नगर निगम के निर्णयों को लागू करने का कार्य नियम आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारकों की समीक्षा कीजिए। तो भारत के उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक होने के कारक आपको बताने हैं। तो देखिए, उत्तरी मैदान जो है वो कैसा है? बहुत ही उपजाऊ जमीन है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां भिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, सारी तरह की चीजें इंडिया में मिलती हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, जहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सारा एरिया कैसा है? ये सारा उत्तरी मैदान है। ये मैदान कैसे हैं? समतल हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलहोड़ निक्षेपों से बने हैं, जो नदियाँ अपने साथ बहाकर मिट्टी लेकर आती हैं। इसलिए ये जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अतः विश्व की सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है और यह सबसे अधिक कृषि भूमि का समर्थन करती है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। इस क्षेत्र में गेहूं, धान, गन्ना, कपास और तिलहन जैसे विभिन्न फसलें पैदा की जाती हैं और जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उत्तरी मैदानों में एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत है, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं, समुदायों के लोग जो है वो क्या है? एक साथ रहते हैं। उत्तरी मैदानों में वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध विविधता के कारण ही जो है भी इसका महत्व भारत में सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप के रूप में क्यों जाना जाता है? कारणों का विश्लेषण जो है यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, तो देखिए आंसर रहेगा, लक्षद्वीप जो है उसको मूंगा द्वीप के रूप में जाना जाता है। किसके बारे में की तरह? मूंगा द्वीप के बारे में की तरह, क्योंकि यह द्वीपों का समूह है जो ज़्यादातर प्रवाल मूंगा चट्टानों से बना है। प्रवाल छोटे समुद्री जीवों के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कंकालों के जमा होने से बनती है, जिन्हें कोरल या पॉलिप्स कहा जाता है। कोरल पॉलिप्स की समय के साथ मृत्यु हो जाती है और इससे इसके कंकाल होने से यह प्रवाल मूंगा द्वीप का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, उपरोक्त प्रक्रिया से जो है किसका निर्माण हुआ है? लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखिए, खंड अड़ह केस आधारित प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अफसाना मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की प्रेरणा बन चुकी है।
अफसाना एक सितारा बन चुकी है। आज वह खुद की एक टीम बना चुकी है। उसकी टीम ने मुंबई के कई क्लबों में टीमों को अचरज में डाल दिया है। अपने साहस और थोड़ी सी मदद की सहायता से टीम जिला स्तर प्रतियोगिता में पहुंच गई। अफसाना ने 11 साल की उम्र से खेलना शुरू किया था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अफसाना किस बास्केटबॉल एसोसिएशन की प्रेरणा बन गई? तो वो नागपाड़ा बास्केटबॉल, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, नागपाड़ा। अफसाना ने किस उम्र में खेलना शुरू कर दिया था? तो 11 साल की उम्र में, तो आप लिख देंगे 11 वर्ष लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, अफसाना की टीम किस प्रतियोगिता में पहुंच गई थी और कैसे? तो अपने साहस और थोड़ी सी मदद की सहायता से टीम जिला स्तर प्रतियोगिता में पहुंच गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खुशनूर ने बताया कि शुरू में मम्मी पापा ने मुझे बास्केटबॉल खेलने से मना कर दिया था। जब थोड़ी जिद की तो वो मान गए। अफसाना बताती हैं कि उनकी अम्मी दूसरे के घरों में काम और हमें स्कूल भेजती है, यानी दूसरे के घरों में काम करती हैं। खेलने की बात सुनकर उसकी अम्मा गुस्सा हो गई और जब मेरी सहेलियों और कोच सर ने अम्मी को समझाया तो वह खेलने के लिए मान गई और उसकी दादी उस पर बहुत गुस्सा करती थी। तो खुशनूर कौन सा खेल खेलना चाहती थी? तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि वो बास्केटबॉल खेलना चाहती थी, तो बास्केटबॉल इसका आंसर आ जाएगा। अफसाना पर कौन बहुत गुस्सा करती थी? तो अफसाना पर उसकी दादी जो है वो बहुत गुस्सा करती थी। नेक्स्ट है, अफसाना अपनी अम्मी के बारे में क्या क्या बताती है? तो अफसाना अपनी अम्मी के बारे में क्या क्या बताती है, यहाँ से लिख लेंगे। अफसाना की मम्मी दूसरे के घरों में काम करती और हमें स्कूल भेजती थी। खेलने की बात को सुनकर उनकी जो मम्मी है उनको क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था। नेक्स्ट देखिए, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उज़ैरा और शाहमीर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता ने बताया कि उनको मित्र कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सुनीता जो है वो कहाँ आई थी? भारत आई थी। सुनीता ने अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें बताई। अंतरिक्ष में कोई भी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। यान में एक जगह से दूसरी जगह पर तैरते हुए पहुंचते हैं। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर जो है वो गई थी अंतरिक्ष में। तो आंसर देखेंगे, सुनीता विलियम्स की दोस्त कौन थी? तो सुनीता विलियम्स की दोस्त कौन थी? कल्पना चावला। सुनीता पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गई थी? तो 360 किलोमीटर। सेकंड का आंसर हो जाएगा। सुनीता ने अंतरिक्ष के बारे में क्या क्या जानकारी दी? ठीक है, तो उसने उसके बारे में क्या जानकारी दी थी? तो यहाँ से आप इसको लिख लेंगे। तो सुनीता ने अंतरिक्ष के विषय में बताया, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते और एक जगह से दूसरी जगह पर तैरते हुए पहुंचेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है। तो कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। ठीक है, वहाँ साफ पानी, जमीन उपजाऊ थी। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। खंबात की खाड़ी को मिलने से साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो धोलावीरा नगर किसके किनारे पर स्थित था? धोलावीरा खादिर बेत के किनारे पर स्थित था। लोथल से कौन सी वस्तु आसानी से प्राप्त हो जाती थी? तो लोथल से जो है वहाँ कीमती पत्थर जो है आसानी से, जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कौन सा पत्थर? कीमती पत्थर। धोलावीरा नगर के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, जैसे 1, 1 और 2, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। धोलावीरा नगर के बारे में आपको बताना है। तो धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इस हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची क्या थी? दीवारें थी और अंदर जाने के लिए एक बड़ा जो है क्या था? प्रवेश द्वार था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैप दिया गया है। मानचित्र आधारित प्रश्न इसमें रहेंगे। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम जो है वो आपको लिखने हैं। तो किन्हीं 5 को आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है? उज्जैन। तो उज्जैन जो है उज्जैन, देखिए उज्जैन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उज्जैन इसके अंदर, यहाँ पे ये क्या है? उज्जैन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है कर्नाटक, तो ये क्या है? कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश, तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है लोथल, तो यहाँ पे गुजरात में क्या है? लोथल। उसके बाद है उत्तर प्रदेश और उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? पश्चिम बंगाल।
तो इसी को थोड़ा सा हम जूम करके देखेंगे तो अब ध्यान से आप देख सकते हो ये वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ये यहाँ पे क्या है, लोथल है। ये पश्चिम बंगाल है और ये क्या है, उज्जैन रहेगा। उसके बाद देखिए आपसे कर्नाटक पूछा गया तो ये कर्नाटक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। इंग्लिश मीडियम में भी आपको वीडियो मिलेगी, तो आप लिंक जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें से आप इंग्लिश मीडियम में वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे जो है ज़रूर याद कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।